हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? मैं बता दूं, मैं बहुत बढ़िया हूं एंड आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज 2 मार्च है एंड आज से हमने एसएफएम का रिवीजन सीरीज चालू किया है डायरेक्टली फ्रॉम आईसीआई स्टडी मटेरियल विच इज़ रेलिवेंट फॉर May 2021 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स। तो आज हमने चैप्टर 1 कर लिया एंड अभी हम चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट लार्जली एक थियरी चैप्टर है, बट इसमें एक वार का कॉन्सेप्ट है, वैल्यू एट रिस्क, जो कि प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा सब कुछ थियरी है, तो हम तो सब कुछ करेंगे, थियरी प्रैक्टिकल सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ रिस्क। तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं? तो 4 तरह के रिस्क होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्ट्रैटेजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। क्या बोला मैंने? 4 तरह के रिस्क होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रैटेजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। स्ट्रैटेजिक रिस्क मतलब कि कंपनी की स्ट्रैटेजी लेस इफेक्टिव हो जाए एंड इट स्ट्रगल्स टू अचीव इट्स गोल। क्या बोला मैंने? देखो, 4 तरह के रिस्क होते हैं: स्ट्रैटेजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। स्ट्रैटेजिक रिस्क क्या होता है कि कंपनी का जो स्ट्रैटेजी है वो लेस इफेक्टिव हो जाए एंड हेंस इट फेल्स टू अचीव इट्स गोल, तो इसे बोलते हैं स्ट्रैटेजिक रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, अब स्ट्रैटेजिक रिस्क का मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कोडैक हो गया। कोडैक का एग्जांपल, कोडैक ने डिजिटल कैमरा तो 1975 में ही एस्टेब्लिश कर लिया था, मतलब 1975 में ही डिजिटल कैमरा का इनोवेशन कर दिया था, 1975 में ही डिजिटल कैमरा डेवलप कर लिया था। बट उसे लगा कि इसका कोर बिजनेस मॉडल जो है वो फेल हो जाएगा, इसलिए उसने क्या किया, डिजिटल कैमरा को डेवलप ही नहीं किया एंड इसलिए वो फेल हो गया कोडैक। उसी तरीके से नोकिया ने अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड ही नहीं किया। मोबाइल फोन में इसकी एक तरह से मोनोपोली थी नोकिया की, बट नोकिया ने क्या किया, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड ही नहीं किया। इस वजह से सैमसंग मार्केट लीडर बन गया और नोकिया मार्केट से चला गया। थर्ड, इसका एक एग्जाम्पल है जेरोक्स का। ये पॉजिटिव एग्जाम्पल है कि जेरोक्स ने क्या किया था, फोटोकॉपी मशीन इन्वेंट किया था। तो फिर बाद में जब लेज़र प्रिंटिंग जब डेवलप हो गया तो लेज़र प्रिंटिंग मशीन्स को भी डेवलप किया एंड उसमें इनोवेशंस भी वो करते गए। इसलिए जेरोक्स जो एक कंपनी है, तो वो आज भी उसकी उतनी ही मार्केट में, उतनी तो नहीं है बट हाँ आज भी मार्केट में इसकी चलती है जितनी पहले थी। उतनी तो नहीं है बट हाँ अभी भी है। इसलिए सो इट सर्वाइव्ड द स्ट्रैटेजिक रिस्क एंड स्केलेटेड इट्स प्रॉफिट्स फर्दर। ठीक है, इसके बाद कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क क्या होता है? बिजनेस फेल्स टू कंप्लाई विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब बिजनेस कंप्लाई नहीं कर पा रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जिस वजह से क्या हो सकता है, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट लग सकता है या और भी पेनल्टीज भी इम्पोज हो सकती है कंपनीज पे। ठीक है, तो कंप्लायंस रिस्क क्या होता है कि whenever a company fails to comply with laws and regulations, it is called compliance risk. ठीक है। थर्ड इज ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क मतलब कि डे टू डे ऑपरेशंस को वो मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो डे टू डे ऑपरेशंस में अगर वो फेल हो जाए तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल रिस्क। तो डे टू डे ऑपरेशंस में या फिर जो इंटरनल रिस्क होता है कंपनी का, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है। फोर्थ इज फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन फाइनेंशियल कंडीशंस, जैसे कि प्राइस चेंज हो गया, एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, क्रेडिट रेटिंग चेंज हो गया या फिर इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया। तो फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन फाइनेंशियल कंडीशंस, जिससे कि कंपनी को लॉस हो सकता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। अब मैंने क्या बोला? देखो, 4 तरह के रिस्क होते हैं: स्ट्रैटेजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क में जो फाइनेंशियल रिस्क है उसके फर्दर 5 अलग अलग टाइप से फाइनेंशियल रिस्क है। वो है, पहला काउंटर पार्टी रिस्क, सेकंड इज पॉलिटिकल रिस्क, थर्ड इज इंटरेस्ट रेट रिस्क, थर्ड इज करेंसी रिस्क एंड लास्ट इज लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? देखो, 4 तरह के रिस्क होते हैं: स्ट्रैटेजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। जो चौथा मैंने बोला फाइनेंशियल रिस्क में 5 फर्दर तरह के रिस्क होते हैं। कौन कौन से? काउंटर पार्टी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क। तो
तो काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है? काउंटर पार्टी रिस्क रेफर्स टू नॉन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशंस बाय द काउंटर पार्टी। मतलब अगर मेरा वो सप्लायर है तो वो सप्लाईज नहीं कर रहा है, गुड्स को सप्लाई नहीं कर रहा है, और अगर वो मेरा डेटर है तो वो पे नहीं कर रहा है मुझे, या फिर मैंने अगर किसी को लोन दिया है तो वो मुझे रीपे नहीं कर रहा है। दिस इज कॉल्ड काउंटर पार्टी रिस्क। सेकेंड इज पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है कि होस्ट कंट्री का जो गवर्नमेंट है उसका एडवर्स एक्शंस, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल रिस्क। इसके वेरियस एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कॉन्फिस्केशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, कि उसने क्या किया प्रॉपर्टीज को, जो भी फॉरेन गवर्नमेंट है उसने क्या किया कि वो फॉरेन प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट या डिस्ट्रक्ट कर दिया, या फिर रिमिटेंस पे उसने क्या किया, कुछ रैशनिंग कर दिया। रैशनिंग मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाना, तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया रिमिटेंस पे, या फिर कन्वर्जन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या फिर बोरोइंग्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप दूसरे देश से बोरो नहीं कर सकते, या फिर फॉरेन करेंसी में बोरो नहीं कर सकते, या फिर पेटेंट्स को इनवैलिडेट कर दिया दूसरे कंट्री ने, या फिर प्राइस कंट्रोल कर दिया प्रोडक्ट्स पे, प्राइस कंट्रोल लगा दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया या काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगा दिया। तो ये एग्जांपल्स हो गए गवर्नमेंट पॉलिटिकल रिस्क के। इसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? इंटरेस्ट रेट में चेंजेस जिस वजह से एसेट एंड लायबिलिटीज में एडवर्स चेंज हो जाए। क्या बोला? इंटरेस्ट रेट में वैसे चेंजेस जिस वजह से एसेट्स एंड लायबिलिटीज में एडवर्स चेंजेस हो जाए, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट्स दो तरीके के होते हैं, एक तो फिक्स्ड रेट, दूसरा फ्लोटिंग रेट। ठीक है, फिक्स्ड रेट में फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, जबकि फ्लोटिंग में इंटरेस्ट रेट हमेशा चेंज होते रहता है। उससे आप किसी पर्टिकुलर चीज से आप उसे लिंक कर देते हो, जैसे कि लाइबोर से आपने उसे लिंक कर दिया कि लाइबोर प्लस 3.25% रहेगा, मान लो लाइबोर प्लस 3.25%, तो दिस इज अ काइंड ऑफ फ्लोटिंग रिस्क। ठीक है, या फिर माइबोर से आपने उसे वो कर दिया, लिंक कर दिया, तो या फिर सीपीआई से, डब्ल्यूपीआई से आपने किसी पर्टिकुलर चीज से अगर उसे लिंक कर दिया, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिस्क। और बाकी अगर रेट फिक्स्ड है तो उसे बोलते हैं फिक्स्ड रेट रिस्क। ठीक है, फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट रेट। उसके बाद होता है करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क क्या होता है? करेंसी रिस्क फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में चेंज होने की वजह से कैश फ्लो में जो चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड करेंसी रिस्क। मैंने क्या बोला? करेंसी रिस्क क्या होता है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेक्स जो रेट होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, उसमें चेंज होने की वजह से अगर कैश फ्लो में चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड करेंसी रिस्क। ठीक है, इसके बाद आता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है कि जब भी लायबिलिटी ड्यू होगा, ऑर्गेनाइजेशन इज अनेबल टू पे दैट लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। क्या बोला? लिक्विडिटी रिस्क रेफर्स टू इनएबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू पे द लायबिलिटीज व्हेनेवर दे बिकम ड्यू। तो जब भी ड्यू हो रहा है लायबिलिटी, वो अगर पे नहीं कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। मतलब कंपनी में लिक्विडिटी की कमी है, मतलब एडिक्वेट कैश नहीं है। इसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। तो फाइनेंशियल रिस्क को आप कैसे कैसे इवैल्यूएट करते हो? आप तीन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इवैल्यूएट कर सकते हो। एक तो स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्ड गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बोला? देखो, फाइनेंशियल रिस्क को आप कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो? तो तीन व्यूज से इवैल्यूएट कर सकते हो। एक तो स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्ड गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेक होल्डर क्या देखता है? स्टेक होल्डर देखता है डेट इक्विटी रेशियो, कि कंपनी में डेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो लेंडर हो या अदर स्टेक होल्डर्स हो, वो सभी क्या देखते हैं? डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, सेकंड होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कंपनी क्या देखता है? तो कंपनी क्या देखती है? ये देखती है कंपनी कि कहीं उसने किसी डिफॉल्टर को लेंड तो नहीं कर दिया मनी, या फिर उसने एक्सेस बोरो तो नहीं कर लिया अमाउंट को। ठीक है, मतलब कंपनी क्या देखती है? कंपनी ये देखती है कि एक्सेस बोरो तो नहीं कर लिया उसने, या फिर उसने किसी डिफॉल्टर को लेंड तो नहीं कर दिया अमाउंट। ठीक है, एंड गवर्नमेंट क्या देखती है? गवर्नमेंट देखती है कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक का फेलियर तो नहीं हो गया, या फिर डाउनग्रेडिंग तो नहीं हो गया किसी बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। जैसे 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में, जो यूएस में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 का, उसमें लीमैन ब्रदर्स का डाउनग्रेडिंग हो गया था। तो
तो गवर्नमेंट इस बात से कंसर्न है, ठीक है। तो तीन चीज क्या, इवैल्यूएशन फाइनेंशियल रिस्क तीन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखते हैं कि कंपनी ने किसी डिफॉल्टर को लेंड तो नहीं कर दिया या फिर एक्सेस बोरो तो नहीं कर दिया। एंड गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या देखते हैं, गवर्नमेंट क्या देखता है कि डाउनग्रेडिंग तो नहीं हो गया, ठीक है, डाउनग्रेडिंग तो नहीं हो गया किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक का। इसके बाद वैल्यू एट रिस्क है, इसे हम अभी लास्ट में करेंगे। इसके बाद फाइनेंशियल रिस्क का मैनेजमेंट पहले कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू एट रिस्क में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, करीब आज 12-13 क्वेश्चंस करेंगे वैल्यू एट रिस्क पे। ऐसे ही कि बुक में 2 क्वेश्चंस ही हैं, बट हम लोग और क्वेश्चंस भी करेंगे। फीचर्स ऑफ वार, इससे लास्ट में करेंगे वार को, ठीक है। अप्रोप्रिएट मेथड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। अब फाइनेंशियल रिस्क हम पढ़ रहे हैं तो पहले हम ये सीख ही लें कि फाइनेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई एंड मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो काउंटर पार्टी रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फाइनेंशियल रिस्क को पता होगा 5 तरीके के होते हैं, काउंटर पार्टी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। क्या बोला, काउंटर पार्टी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क। अब इन रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई एंड मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले काउंटर पार्टी रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि काउंटर पार्टी रिस्क है। तो फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेस, कि आप नेसेसरी रिसोर्सेस को ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो, किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए नेसेसरी रिसोर्सेस को आपको ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो। आपको मान लो कोई प्रोजेक्ट करना है, बट जो भी रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए वो सप्लाई कर ही नहीं रहा है काउंटर पार्टी, दिस इज कॉल्ड काउंटर पार्टी रिस्क। सेकेंड इज अच्छा, ये काउंटर पार्टी रिस्क आप आइडेंटिफाई कर लो ये काउंटर पार्टी रिस्क है अगर आपको रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं तो। सेकेंड इज कि कोई भी रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया अगर गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ने कुछ भी अगर रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि वैसा कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि काउंटर पार्टी आपसे कुछ ट्रांजेक्शन ही नहीं कर सकता है, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर दाम से कम में नहीं बेच सकता है, या ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जिस वजह से आपके उसके साथ सप्लाईज में रिलेशनशिप में कुछ हैम्पर हो अगर, तो दिस इज कॉल्ड काउंटर पार्टी रिस्क। तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे ये काउंटर पार्टी रिस्क है। फिर फॉरेन गवर्नमेंट ने अगर हॉस्टाइल एक्शंस ले लिया आपके अगेंस्ट या फिर काउंटर पार्टी के अगेंस्ट, तो काउंटर पार्टी रिस्क हो जाएगा। नहीं, आपके अगेंस्ट नहीं, अगर काउंटर पार्टी के अगेंस्ट अगर ले लिया हॉस्टाइल एक्शंस तो काउंटर पार्टी रिस्क हो जाएगा। फिर लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी, अगर कोई किसी थर्ड पार्टी ने लेट डाउन कर दिया, मान लो ए को बी को सप्लाई करना था एंड बी मुझे सप्लाई करता है, ठीक है, तो ए का फेलियर हो गया, मतलब किसी थर्ड पार्टी का फेलियर हो गया, तो उस वजह से बी का फेलियर हो जाएगा, उस वजह से मुझे सप्लाई नहीं मिल पाएगा टाइम पे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी। तो इसका मतलब ये भी एक काउंटर पार्टी रिस्क है। एंड है बिकम इंसॉल्वेंट, मान लो कि काउंटर पार्टी है बिकम इंसॉल्वेंट, तो ये भी एक काउंटर पार्टी रिस्क है, ठीक है। अब कैसे आप इसे मैनेज कर सकते हो, तो बड़ा सिंपल है, आप क्या करो, ड्यू डिलिजेंस करो। जब भी आप किसी भी थर्ड पार्टी के साथ डील करो, जब भी आप किसी काउंटर पार्टी के साथ डील करो, तो पहले ड्यू डिलिजेंस कर लो कि मैं इसके साथ ट्रांजैक्शन मेंटेन कर सकता हूँ कि नहीं, सप्लायर हो तो भी एंड आपका डेटर होगा तो भी, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव डेटर होगा तो भी, तो पहले ड्यू डिलिजेंस कर लो। सेकेंड, ओवर कमिट मत करो किसी सिंगल पार्टी को ओवर कमिट मत करो, सिंगल पार्टी या उसके ग्रुप एंटिटीज को या कनेक्टेड पार्टीज को ओवर कमिट मत करो। थर्ड, आपको अपना एक्सपोजर लिमिट्स पता होना चाहिए। जैसे हम लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं इतना लॉस में बेयर कर सकता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से आपको अपना एक्सपोजर लिमिट्स पता होना चाहिए, मतलब आप कितना लॉस बेयर कर सकते हो, तो उस हिसाब से आप ट्रांजैक्शन करोगे। आप सभी पार्टीज का आप वो करोगे, सभी पार्टीज को आप लो, उसका वार निकालो कि वैल्यू एट रिस्क कितना है, मतलब मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ठीक है। एंड फिर देखो कि आप कितना लॉस सह सकते हो, उस हिसाब से आप काउंटर पार्टी को डिसाइड करो, ठीक है। तो ड्यू डिलिजेंस आपने कर लिया, आपने ओवर कमिट नहीं किया किसी भी काउंटर पार्टी को, किसी एक सिंगल एंटिटी को, ठीक है। फिर आपको आपका एक्सपोजर लिमिट्स पता था, आपको वार निकाल करके मैक्सिमम लॉस निकाल लिया, उसी हिसाब से आपने काउंटर पार्टी सेलेक्ट किया। फिर रिव्यू द लिमिट्स एंड प्रोसीजर फॉर क्रेडिट अप्रूवल रेगुलरली। रिव्यू द लिमिट्स एंड प्रोसीजर, तो क्रेडिट अप्रूवल के लिए जब भी आप क्रेडिट अप्रूव कर रहे हो, किसी को लोन दे रहे हो, तो लिमिट्स एंड प्रोसीजर को अच्छे से रिव्यू करो, कोई भी प्रोसीजर लैप्स नहीं होना चाहिए, एंड जितना लिमिट है उससे ज़्यादा आप लोन आपको नहीं देना है, ठीक है। फिर
फिफ्थ, रैपिड एक्शन इन द इवेंट ऑफ एनी लाइक्लीहुड ऑफ डिफॉल्ट्स। कभी भी अगर डिफॉल्ट्स का लाइक्लीहुड है, अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी है कि डिफॉल्ट कर सकता है काउंटर पार्टी, तो आपको रैपिड एक्शन लेना है इन द इवेंट ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ डिफॉल्ट्स, ठीक है। एंड यूज ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी इंश्योरेंस और अदर इंस्ट्रूमेंट्स, आपको परफॉर्मेंस गारंटी का यूज करना है, ठीक है। परफॉर्मेंस गारंटी मतलब आप उनसे गारंटी मांग लोगे कि हाँ, कि अगर आपने नहीं ये काम किया तो मैं इतना अमाउंट फॉरफिट कर लूँगा, या फिर आप इतना गारंटी अमाउंट कुछ आप ले लो, ठीक है। तो परफॉर्मेंस गारंटी आपको लेना होगा, आपको ले लेना चाहिए, ठीक है। या फिर इंश्योरेंस ले सकते हो कि कोई काउंटर पार्टी आपको इंडेमनीफाई कर देगा, ठीक है। या अदर इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे पोस्ट डेटेड चेक, आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क से बचने के लिए। इसके बाद आता है पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर रेसिडेंट इन्वेस्टर्स या लेबर पे को इंसिस्ट कर रहे हैं तो वो भी एक रिस्क है, क्योंकि अगर रेसिडेंट इन्वेस्टर्स पे इंसिस्ट कर रहे हैं, कोई इंसिस्ट कर रहा है, तो आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को नहीं ला सकते, आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को नहीं ला सकते, तो ये भी एक रिस्क है, ठीक है। सेकेंड इज रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन ऑफ करेंसी, करेंसी कन्वर्जन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन उसने ला दिया, पॉलिटिकल रिस्क, तो वो भी एक पॉलिटिकल रिस्क है, ठीक है। फिर एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ फॉरेन एसेट्स बाय द लोकल गवर्नमेंट, एक्सप्रोप्रिएशन मतलब होता है डिप्राइव करना, ठीक है। तो फॉरेन एसेट्स को लोकल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उस एसेट्स को उसने अपने पास ले लिया, अपने पोजीशन में, तो उस पर्सन को डिप्राइव कर दिया, तो ये भी एक पॉलिटिकल रिस्क है कि हो सकता है फॉरेन एसेट्स को एक्सप्रोप्रिएट कर ले लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद प्राइस फिक्सेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, कि प्राइस फिक्सेशन में गवर्नमेंट कुछ, उसमें गवर्नमेंट का कुछ रोल है प्राइस फिक्सेशन में, जैसे कि उसने एंटी डंपिंग ड्यूटी गवर्नमेंट ने इंपोज कर दिया, या फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी इंपोज कर दिया, तो ये भी एक पॉलिटिकल रिस्क है। अब इसे कैसे, पॉलिटिकल रिस्क को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो सबसे पहले पॉलिटिकल रैंकिंग को हम लोग रेफर कर सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल रैंकिंग मिलता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, हर कंट्री को एक रैंकिंग मिलता है, तो आप उस रैंकिंग को आप देख सकते हो पहले ही उस कंट्री में एंटर करने से पहले। सेकंड, कंट्री का मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को देखो कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस अगर स्ट्रांग है तो उस कंट्री में आप एंटर करो, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस वीक है तो उस कंट्री में एंटर मत करो। फिर थर्ड इज एनालाइजिंग द पॉपुलैरिटी एंड स्टेबिलिटी को एसेस करो कि गवर्नमेंट का पॉपुलैरिटी को देखो, गवर्नमेंट कितना पॉपुलर है, ज़्यादा पॉपुलर है गवर्नमेंट तो आप उसमें एंटर कर सकते हो उस कंट्री में। अगर ज़्यादा पॉपुलर नहीं गवर्नमेंट तो आपको फिर कंसिडर करना पड़ेगा, रिकंसिडर करना पड़ेगा आपके डिसीजन को, ठीक है। फिर एसेस देयर स्टेबिलिटी, उनकी स्टेबिलिटी को देखो, अगर बिजनेस स्टेबल है तो आप उसमें एंटर कर सकते हो, अगर स्टेबल नहीं है तो फिर आपको एंटर नहीं करना चाहिए। बाय टेकिंग एडवाइसेस फ्रॉम द एम्बेसीज ऑफ द होम कंट्री इन द होस्ट कंट्रीज, जो भी होस्ट कंट्री है उसके एम्बेसी से पूछो कि क्या सीन है, मतलब एंटर कर सकते कि नहीं कर सकते बिजनेस, वहाँ करना कितना आसान होगा, फिर उसे कैसे मिटिगेट करें, कैसे मैनेज कर सकते हैं उन रिस्क को, पॉलिटिकल रिस्क को। और कुछ तरीके हैं, जैसे ये तो है ही, साथ में आप ये करो कि लोकल सोर्सिंग करो रॉ मटेरियल्स एंड लेबर का, लोकल सोर्सिंग, ठीक है। मतलब जिस कंट्री में हो उसी कंट्री का लेबर को उठाओ एंड उसी कंट्री से आप रॉ मटेरियल्स भी उसी कंट्री से खरीदो, ठीक है। एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर्स, आप जॉइंट वेंचर्स में एंटर कर जाओ उस कंट्री के किसी भी दूसरे कंपनी के साथ में। थर्ड, आप ये काम करो कि लोकल फाइनेंसिंग करो, आप लोन लोकली लो, ठीक है, मतलब उस कंट्री से, एंड प्रायर नेगोशिएशंस कर लो गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट के साथ जब भी आप कंट्री में एंटर कर रहे हो उससे पहले ही आप प्रायर नेगोशिएशन कर लो, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। जनरली इंटरेस्ट रेट रिस्क इज मेनली आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, आप इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो गवर्नमेंट का आप मॉनेटरी पॉलिसी देखो, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। खुद देखो कि कोई गवर्नमेंट ने कुछ भी एक्शन तो नहीं लिया है सच एज डिमोनेटाइजेशन, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है, फिर रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल डेटा, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड स्टॉक मार्केट चेंजेस। इन चीज़ों को आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट रिस्क है या नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट का एक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ,
इसके बाद रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल डेटा, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, एंड देन स्टॉक मार्केट चेंजेस। इन चीज़ों को आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट रेट रिस्क कैसा है, ठीक है, ज़्यादा है या कम है। उसके बाद करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क के लिए आप इन पैरामीटर्स को ध्यान दो। कौन कौन से पैरामीटर्स को? एक तो गवर्नमेंट एक्शन, कि कोई भी गवर्नमेंट ने कुछ भी स्ट्रॉन्ग एक्शन तो नहीं लिया जिसका कि विजुअल इम्पैक्ट है, जैसे कि ब्रेक्सिट से यूके गवर्नमेंट को बहुत सारा लॉस हुआ था, तो आप वो देखो, तो उससे करेंसी रिस्क मतलब जो यूके पाउंड है, डेट इज स्टर्लिंग, उसमें बहुत ज़्यादा वीक हो गया था स्टर्लिंग, ठीक है। उसके बाद नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को आप देखो। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मतलब कि रियल इंटरेस्ट रेट में, मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको आप एडजस्ट कर दो इन्फ्लेशन रेट के साथ में, तो आपका परचेजिंग पावर आ जाएगा, मतलब परचेजिंग पावर आपका सही वो बताएगा, ठीक है ना। मतलब रियल इंटरेस्ट में आप इंटू कर दो इन्फ्लेशन रेट, जैसे इन्फ्लेशन रेट मान लो 5% है, रियल इंटरेस्ट रेट 10% है, तो आप ये कर दो कि 10 × 1.05, तो ये आपका आ जाएगा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो आप नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को देखो, फिर इन्फ्लेशन रेट को देखो। इसके बाद देखो कि कंट्री में ज़्यादा नेचुरल कैलामिटीज़ तो नहीं है, नेचुरल कैलामिटीज़ ज़्यादा है तो करेंसी रिस्क हाई है। वॉर तो नहीं चल रहा है कंट्री में, वॉर ज़्यादा चल रहा है तो करेंसी रिस्क हाई है। एंड गवर्नमेंट में फ्रिक्वेंटली गवर्नमेंट चेंज तो नहीं हो रहा, गवर्नमेंट फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है तो इसका मतलब करेंसी रिस्क हाई है। क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट एक्शंस को आपको देखना है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एक्शंस तो नहीं है, ठीक है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को देखना है, इन्फ्लेशन रेट देखना है, नेचुरल कैलामिटीज़, वॉर, रिबेलियन एंड चेंज ऑफ गवर्नमेंट में कोई चेंजेस तो नहीं है। तो इन चीज़ों को आप देखोगे तो आपका पता चल जाएगा आपको कि करेंसी रिस्क कैसा है कंट्री का, ठीक है। अब आखिरी टॉपिक पे आते हैं, दैट इज वार, वैल्यू एट रिस्क। तो देखो वार क्या होता है? वार होता है एक मेजर है ऑफ द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है वो बताता है वार। वार बताता है आपको वर्स्ट केस सिनेरियो एंड व्हाट विल बी द लॉस, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में आपका लॉस कितना होगा वो बताता है वार, ठीक है। वैल्यू एट रिस्क, कितना वैल्यू रिस्क पे है, आप इन्वेस्ट करोगे तो आप कितना रिस्क, आपको कितना चांसेस है, मतलब कितना लॉस आपको हो सकता है मैक्सिमम, वो बताता है वार, ठीक है। फीचर्स वार के कौन कौन से हैं? तो देखो वार कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं वार निकालते कैसे। आप ये करो कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो जेड स्कोर से। एक जेड स्कोर होता है जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कुछ कुछ वैल्यूज है ना, उसी तरीके से एक जेड टेबल होता है। जेड टेबल में जेड स्कोर है, मतलब अलग अलग कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि कितना % कॉन्फिडेंस है कि लॉस नहीं होगा। मान लो एग्जांपल कि 99% कॉन्फिडेंस है कि लॉस नहीं होगा, ठीक है, तो आपको 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे जेड स्कोर देखना है। जेड स्कोर देखना है कितना है, मान लो 99% लेवल पे जेड स्कोर का वैल्यू है 2.33, तो 2.33 मल्टीप्लाइड बाय आपको करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये आ जाएगा 1 डे का वार, ठीक है, ये 1 डे का वार आ जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो रूट एन से, एन मतलब नंबर ऑफ डेज, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो रूट एन से, तो आपका आ जाएगा एन डेज का वार, ठीक है। एन से आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ध्यान देना, आप रूट एन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा एन डेज का वार, ठीक है, ओके। तो कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए आपको इसमें, यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला? एक तो एन देखने को मिला, एन मतलब टाइम पीरियड। आपको यहाँ देखने को मिला कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे मैंने बोला 99% कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। फिर लॉस इन परसेंटेज और इन अमाउंट, तो लॉस आपका परसेंटेज में भी हो सकता है, अमाउंट में भी हो सकता है। जैसे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपका निकला स्टैंडर्ड डेविएशन, वो परसेंटेज में भी गिवन हो सकता है या अमाउंट में भी गिवन हो सकता है। और वार जो आपका निकला वो आ जाएगा आपका टोटल लॉस, मैक्सिमम कितना पॉसिबल लॉस है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए कैलकुलेशन के? एक तो टाइम पीरियड, दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल एंड थर्ड लॉस इन परसेंटेज और इन अमाउंट। देन सेकंड स्टैटिस्टिकल मेथड, सेकंड आपका फीचर है स्टैटिस्टिकल मेथड। आप कौन सा यूज करते हो? अभी हमने देखा स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं, ठीक है। फिर टाइम होराइजन कितना हो सकता है? टाइम होराइजन कितना भी हो सकता है, डिफरेंट टाइम होराइजन हो सकता है, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, कुछ भी हो सकता है,
टाइम हराइजन, ठीक है। जो n है वो कितना हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो फीचर्स क्या क्या हो गए, तो कंपोनेंट्स ऑफ कैलकुलेशन, टाइम पीरियड, उसमें क्या क्या था कंपोनेंट ऑफ कैलकुलेशन में, एक तो टाइम पीरियड था, सेकंड कॉन्फिडेंस लेवल एंड थर्ड लॉस, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कैलकुलेशन के बाद हमने देखा स्टैटिस्टिकल मेथड कौन सा था, स्टैंडर्ड डेविएशन। थर्ड हमने देखा टाइम हराइजन कितना हो सकता है, कितना भी हो सकता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, जो रिस्क जो वार है वो एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड थिंग है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आप निकालते हो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ठीक है। हमने क्या क्या देख लिया, कंपोनेंट्स ऑफ कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिकल मेथड दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, टाइम हराइजन कुछ भी हो सकता है, देन प्रोबेबिलिटी बेस्ड है ये, एंड फिर रिस्क कंट्रोल। ये रिस्क को कंट्रोल करने का एक तरीका है कि आपको पहले ही पता चल जाएगा मैक्सिमम लॉस कितना है, तो जितना आप लॉस बेयर कर सकते हो आप उतना ही रिस्क लोगे, ठीक है। तो रिस्क कंट्रोल करने का एक तरीका है। एंड जेड स्कोर, यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करते हैं जेड स्कोर से, ताकि वो वार निकल जाए, दैट इज वैल्यू एट रिस्क निकल जाए, दैट इज मैक्सिमम लॉस निकल जाए, ठीक है। तो क्या क्या फीचर्स हमने देखा, एक तो कंपोनेंट्स ऑफ कैलकुलेशन, सेकंड स्टैटिस्टिकल मेथड दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, थर्ड हमने देखा टाइम हराइजन कितना हो सकता है, फोर्थ हमने देखा प्रोबेबिलिटी, फिफ्थ हमने देखा रिस्क कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा मेजर तरीका है, ठीक है। एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ हमने देखा ये जेड स्कोर, ठीक है, कि जेड स्कोर के बेसिस पे हम लोग निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करके जेड स्कोर के साथ हम लोग निकालते हैं वैल्यू एट रिस्क, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ वार का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, एक तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकालते वक्त, जब भी हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकालते हैं तो वहाँ पे वार को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजर द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकालने का किसी पोर्टफोलियो का या ट्रेडिंग पोजीशन में मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है, वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड बेंचमार्क, बेंचमार्किंग के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए एक बेंचमार्किंग की तरह काम कर सकता है। कैसे बेंचमार्किंग की तरह काम करेगा, आपने लॉस निकाल लिया, मान लो 10 अलग अलग पोर्टफोलियोज थे, सभी का आपने मैक्सिमम लॉस निकाल लिया, कितना हो सकता है, फिर आपने देखा एक पर्टिकुलर एवरेज आपने निकाल दिया, एवरेज कितना आ रहा है इसका, एवरेज मान लो आ रहा है 6% आपको लॉस हो रहा है, या मैं अमाउंट में बोलता हूँ, मान लो आपको 6 लाख लॉस हो रहा है मैक्सिमम, तो आपने देखा बेंचमार्क 6 लाख है, जो भी वैसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनका कि 6 लाख से ऊपर है उसे आप एक्सेप्ट करो, जो 6 लाख से नीचे है उसे आप रिजेक्ट करो उन पोर्टफोलियोज को। तो वैसे करके हम बेंचमार्क एक डिसाइड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ट्रेडिंग पोजीशन में या पोर्टफोलियो में हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकाल सकते हैं। सेकंड बेंचमार्किंग के लिए काम आ सकता है। थर्ड एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा टूल है, एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा टूल है ये। फिर उसके बाद मैनेजमेंट को इनेबल करता है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को डिसाइड करने में, कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट कैसे डिसाइड कर सकती है। एंड फिफ्थ, कभी भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट को कभी भी अपना लिमिट फिक्स करना होता है तो वो भी बताता है वार, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 5 अलग अलग एप्लीकेशंस बताए वार के, कौन कौन से, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस में काम आ जाता है निकालने के लिए, सेकंड बेंचमार्किंग के काम में आता है, थर्ड एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट के काम में आता है, फोर्थ मैनेजमेंट को ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के काम में आता है, एंड फिफ्थ कि जब भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट अपना लिमिट्स फिक्स करती है तो उसे काम में आता है, ठीक है। इसके बाद हम अभी लगातार कंटिन्यूसली 10 से 12 क्वेश्चंस करने वाले हैं वार के, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो इसके लिए मैं एक एक्सेल शीट ले लेता हूं, इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये देखो, ये एग्जांपल है, सपोज यू होल्ड वर्थ 2 करोड़ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड हुज मार्केट प्राइस स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2%। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 2% है पर डे। Assuming 252 trading days in a year, determine maximum loss level over a period of 1 trading day and 10 trading days with 99% confidence level, ठीक है। तो पोर्टफोलियो साइज कितना है, 2 करोड़ का, ठीक है। इसे मैं अमाउंट में कर देता हूँ सब कुछ, ठीक है। तो 2 करोड़ का पोर्टफोलियो साइज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है परसेंटेज में,
परसेंटेज में स्टैंडर्ड डेविएशन है 2%, ठीक है। अमाउंट में कितना हो गया, 2 लाख का 2% 4 लाख, सॉरी 2 करोड़ का 2% 4 लाख, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल है 99%, तो 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे जेड स्कोर होता है 2.33। वैसे तो आपको जेड स्कोर गिवन होगा, बट आपको 2 जेड स्कोर याद रख लेना चाहिए। एक तो मैं बता देता हूँ इन दोनों का 95% एंड 99% का कितना जेड स्कोर होता है, ये देखो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि 95% का जेड स्कोर होता है 1.65 एंड 99% का होता है 2.33, ठीक है। इन दोनों को याद रखना, बाकी अगर दिया होगा तो आपको जेड स्कोर दिया ही होगा, ठीक है। 95% कॉन्फिडेंस लेवल का जेड स्कोर होता है 1.65, 99% का 2.33, एक काम में आ जाएगा। तो 99% कॉन्फिडेंस लेवल का जेड स्कोर है 2.33, ठीक है। तो वन डे वार, अब वार कैसे निकालते हो, तो आप मैंने क्या बताया वार कैसे निकाल दो। सबसे पहले आप क्या करो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, ठीक है। पोर्टफोलियो का आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को आप मल्टीप्लाई करो जेड स्कोर के साथ। जब आप ये मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 1 डे का वार आ जाता है, और फिर बाद में आप इसे जब रूट एन के साथ मल्टीप्लाई करते हो, एन इज नंबर ऑफ डेज, तो आपका एन डेज का वार आ जाता है, ठीक है। तो 1 डे का वार कैसे आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय जेड स्कोर, दैट इज 9,32,000। 10 डेज का वार कैसे आएगा, ये इसको आप मल्टीप्लाई कर दो एन के साथ, एन है 10 डे का, इंटू रूट एन करना होगा आपको, तो इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो ये आ गया आपका एन डेज का वार, दैट इज 29,47,242, ठीक है। तो 9.32 लाख हो गया 1 डे का वार, एंड 29.47 लाख हो गया 10 डेज का वार, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1, मतलब क्वेश्चन 1 मतलब एग्जाम्पल। इसके बाद एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, consider a portfolio consisting of a 2 crore investment in share XYZ and a 2 crore investment in share ABC, ठीक है। तो 2 शेयर्स हैं आपके, एक तो एक है XYZ में, दूसरा ABC में, XYZ ABC। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 हो गया, एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है। तो 2-2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है दोनों ही में, इसमें भी 2 करोड़, इसमें भी 2 करोड़, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन है, द डेली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ द शेयर्स इज 1%, तो 1% स्टैंडर्ड डेविएशन है, 1% इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद अमाउंट में कितना हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 लाख 2 लाख। कॉन्फिडेंस लेवल है 99%, हेंस जेड स्कोर इज 2.33, ठीक है। तो 1 डे का वार कैसे निकालेंगे, उसके पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 में से कोई भी एक मेथड से निकाल सकते हैं। देखो आपको पता होगा स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मान लो 2 पोर्टफोलियो है 1 एंड 2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं पोर्टफोलियो का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, मैं ऐसे बोलता हूँ HD1 का स्क्वायर प्लस, मतलब आप कैसे निकालोगे, देखो मान लो कि परसेंटेज में दिया है तो आप ऐसे निकालते हो, वेट 1 का स्क्वायर HD1 का स्क्वायर प्लस वेट 2 का स्क्वायर HD2 का स्क्वायर प्लस 2 HD1 HD2 वेट 1 वेट 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशंस जो भी इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अगर परसेंटेज में दिया है तो ऐसे निकालते हो, ठीक है। बट परसेंटेज में नहीं दिया है तो आप वेट को इग्नोर कर दोगे, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज अगर नहीं दिया तो वेट का काम नहीं है, आप वेट को इग्नोर कर दोगे। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का और पोर्टफोलियो का, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस
स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस 2 SD1 SD2 एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ 1 इन 2। ठीक है, मतलब वेट को आप इग्नोर कर दोगे कंप्लीटली। तो यहाँ पे हम दोनों में से किसी भी एक मेथड से निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, चाहे तो परसेंटेज बेसिस पे क्योंकि यहाँ परसेंटेज भी दिया है, या फिर अमाउंट बेसिस पे क्योंकि अमाउंट भी दिया है। ठीक है, इसमें अभी आपको दिखा दूँ कि इस तरीके से निकाल सकते हैं अमाउंट के बेसिस पे, मतलब वेट को कंप्लीटली इग्नोर करके, या फिर आप वेट को आप यूज़ करो आराम से और परसेंटेज, जो भी परसेंटेज दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन का उस बेसिस पे आप निकालो। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो कोई भी एक मेथड मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैं अमाउंट वाला मेथड यूज़ करता हूँ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा, SD इन अमाउंट हो गया, ये SD ऑफ पोर्टफोलियो मैं निकाल देता हूँ, SD ऑफ पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो ये हो गया। तो देखो 2 लाख का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, मतलब SD1 का स्क्वायर प्लस SD2 का स्क्वायर प्लस 2 SD1 SD2 प्लस 2 इंटू SD1 दैट इज 2 इंटू SD2 दैट इज 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है 0.3। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट। ठीक है, दैट इज 3.22 स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। इसे राउंड ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, 3.22 हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का। अब इसके बाद वन डे वार, हमें चाहिए वार। तो वार कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करते हैं जेड स्कोर के साथ में। जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करते हैं जेड स्कोर के साथ में तो हमारा आ जाएगा वार। ठीक है, वन डे वार। एंड 10 डेज वार कैसे निकालेंगे कि इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे रूट n के साथ, स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये आ गया 10 डेज का वार 23.73। ठीक है, ये राउंडिंग ऑफ की वजह से 23.72 इसमें आ गया, 23.73 10 डेज का वार। ठीक है, ये चाहिए था हमें क्वेश्चन में। अब इसके बाद क्योंकि ICI की बुक में वार के क्वेश्चंस की कमी है, इसलिए हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं फ्रॉम मयंक कोठारी सर का कंपाइलर। वार के क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम मयंक कोठारी सर का कंपाइलर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से वार शुरू है। नील होल्ड्स 1 करोड़ शेयर्स ऑफ XY। तो इन क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पे ही लिखते जाता हूँ। क्वेश्चन 5, नील होल्ड्स 1 करोड़ शेयर्स ऑफ XY लिमिटेड। XY का 1 करोड़ शेयर्स होल्ड कर रहा था। ठीक है, वन करोड़ शेयर्स, 1 करोड़ रुपये का शेयर्स ऑफ XY लिमिटेड हुज मार्केट प्राइस स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2% पर डे। 2% पर डे का स्टैंडर्ड डेविएशन है, दैट इज वैल्यू कितना हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू के टर्म्स में 2 लाख। ठीक है, assuming 252 trading days in a year, determine maximum loss level over the period of 1 trading day and 10 trading days at 99% confidence level। तो सेम है, 99% कॉन्फिडेंस लेवल है, दैट इज 2.33 का Z स्कोर। तो निकालना है डिटरमिन मैक्सिमम लॉस ओवर द पीरियड ऑफ 1 ट्रेडिंग डे एंड 10 ट्रेडिंग डेज। तो 1 ट्रेडिंग डे का ये हो गया, तो SD इन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय Z स्कोर 4,66,000 एंड सेकेंड 10 डेज का 4,60,000 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10, दैट इज 14,73,000। ठीक है,
ये हो गया 14.74 lakhs 736. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूमिंग मिस्टर ए होल्ड्स 2 करोड़ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड. 2 करोड़ का शेयर्स रखा था एक्स लिमिटेड का. क्वेश्चन 6, whose market price standard deviation is 2% per day. मार्केट प्राइस स्टैंडर्ड डेविएशन था 2% पर डे, मतलब अमाउंट के टर्म्स में हो गया 2 करोड़ का 2% डेट इज 4 लाख. ठीक है. 99% कॉन्फिडेंस लेवल है. 1 ट्रेडिंग डे एंड 10 ट्रेडिंग डेज का निकालना है. तो 90% कॉन्फिडेंस लेवल है, तो जेड स्कोर हो गया 2.33. तो 1 डे बार कितना हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन इन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय जेड स्कोर, दैट इज 9,32,000 एंड 10 डेज बार हो गया ये 29,47,000, मतलब 932 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10. ये जो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 1, ये वही क्वेश्चन है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. द वार ऑन पोर्टफोलियो यूजिंग अ 1 डे होराइजन इज USD 100 million. व्हाट इज द वार यूजिंग अ 10 डे होराइजन. क्वेश्चन नंबर 7. तो देखो क्या इसमें लिखा है कि वार गिवन है, 1 डे का वार गिवन है 100 million, 100 million, 100 million. ठीक है. तो मैं इसे अमाउंट में कर लिखूँगा, छोड़ दो. 100 million. ठीक है. 1 डे वार, तो 10 डेज का वार कितना होगा, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10. क्या लिखा है, 1 डे हराइजन का 1 डे वार है 100 million, तो 10 डेज का कितना होगा, तो 316.23 million. ठीक है. अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है वार का, मतलब कैसे इंटरप्रेट करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो 99% कॉन्फिडेंस लेवल है, तो 99% चांसेस है कि लॉस नहीं होगा, मतलब 99% चांसेस है कि मैक्सिमम लॉस उतना ही होगा जो कि वार का वैल्यू है. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन 8. Consider a portfolio of $5 million on AT&T shares with a daily volatility of 1%. Calculate the 99% VAR for 10 days horizon. तो पोर्टफोलियो कितने का है, 50 मिलियन का, 5 मिलियन का, डेट इज 50 लाख, 50 लाख का. ठीक है. तो विद अ डेली वॉलेटिलिटी ऑफ 1%, 1% का वॉलेटिलिटी है, 1% का वॉलेटिलिटी. इसका मतलब कि स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया 50,000 अमाउंट में, तो 1 डे एंड 10 डेज का निकालना है. कॉन्फिडेंस लेवल है 99%, तो 99% कॉन्फिडेंस लेवल मतलब जेड स्कोर इज 2.33. तो 1 डे बार हो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.33, जबकि 10 डेज बार हो जाएगा 1 डे बार मल्टीप्लाइड बाय रूट 10. ठीक है. 3,68,000. ये डिफरेंस आ रहा है राउंडिंग ऑफ की वजह से, क्योंकि रूट जो 10 है, रूट 10 को इसने लिया 3.16. अगर मैं 3.16 डायरेक्ट ही ले लूँ तो ये वैल्यू आ जाएगा 3.16. ठीक है. 368,140. इसके बाद सपोज यू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ $10 million इन शेयर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. वी वांट टू कैलकुलेट VAR at 99% confidence level over a 10-day horizon. The volatility of Microsoft is 2% per day. Calculate VAR. तो पोर्टफोलियो कितने का है माइक्रोसॉफ्ट का, $10 million का, मतलब 1 करोड़ का. ठीक है. %99 कॉन्फिडेंस लेवल है, 2% का वॉलेटिलिटी है. ठीक है. 2% वॉलेटिलिटी है, 99% कॉन्फिडेंस लेवल है, तो वार कितना हो जाएगा 1 डे का 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2.33 एंड 10 डेज का कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाय 3.16. डायरेक्ट ही ले लेते हैं, तो 14,72,560. 560 होना चाहिए, ये 500 इसमें लिखा है. ठीक है. 14,72,560.
ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डेली वार इज $12,500, कैलकुलेट द वीकली, मंथली, सेमी एनुअल एंड एनुअल वार, एज्यूम 250 डेज एंड 50 वीक्स पर ईयर। ओके, तो इसमें डेली वार गिवन है, डेली वार गिवन है कितना, 12,500। क्वेश्चन 10, डेली वार गिवन है, निकालना क्या क्या है, वीकली निकालना है हमें, वीकली वार, मंथली वार, सेमी एनुअल एंड एनुअल वार निकालते हैं। वीकली वार, मंथली और सेमी एनुअल वार एंड एनुअल वार। ठीक है, तो वन डे का गिवन है, वीकली वार निकालना है। तो देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में कि 7 डेज नहीं है एक वीक में। एक वीक में कितना डेज है देखो, तो 250 डेज है पूरे ईयर में, तो इसका मतलब, और इन 50 वीक्स है पर ईयर, 50 वीक्स है एंड 250 डेज है, इसका मतलब 250 डिवाइडेड बाई 50, डेट इज 5 वीक है, सॉरी 5 डे है एक वीक में, 5 ट्रेडिंग डेज है एक वीक में। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज कितना हो गया, 5। एक वीक में नंबर ऑफ डेज कितना हो गया, 5। तो 5 का रूट करना पड़ेगा। ठीक है, 5 का रूट करना पड़ेगा। तो वीकली वार कैसे निकालेंगे, 12,500 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये डिफरेंस कुछ आ सकता है बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ, तो मैं इसे राउंड कर देता हूँ, राउंड कॉमा 2। ठीक है, तो 28,000 का आ गया। इसने 3 डेट्स लिया है, तो मैं 3 में अगर राउंड कर दूँ तो ये वैल्यू मैच हो जाएगा। ठीक है, 27,950 ये आ गया मेरा वीकली वार, 27,950। इसके बाद निकालना है मंथली वार। मंथली वार कैसे निकलेगा देखो, तो मंथली तो 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, 12 मंथ्स होते हैं, लेकिन 250 डेज है, मतलब 250 डेज डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स। मैं कैलकुलेशन अगर कर दूं यहाँ पे, 250 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, डेट इज इक्वल टू 20.833333, मतलब 21 ट्रेडिंग डेज। तो 21 का रूट करना पड़ेगा, तो 12,500 दैट इज एक दिन का वार मल्टीप्लाइड बाय 21 डेज का वार कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 21। ठीक है, राउंडिंग ऑफ की वजह से कुछ डिफरेंस आ सकता है सर की बुक से, तो राउंड कॉमा 3 डेट्स तक मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ, तो 57,287। ठीक है, इसके बाद क्या है, सेमी एनुअल वार। सेमी एनुअल मतलब 125 डेज, क्योंकि वो 250 डेज है 1 ईयर में, इसका मतलब 125 डेज एक ईयर में, सेमी एनुअल ईयर में मतलब हाफ ईयर में। ठीक है, तो 1 डे का वार मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 125। ठीक है, इसे भी मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, राउंड कॉमा 2, 139,750 ये आ गया 139,750। एनुअल वार निकाल देते हैं, 12,500 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 250। ठीक है, ये आ गया, इसे अभी राउंड ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, 197,638। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन 10। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11।
जेम्स हैज एस्टिमेटेड एन एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 7,50,000। 7,50,000 का स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्वेश्चन 11, estimated an annual standard deviation of 7,50,000 on one of its projects based on a normal distribution of returns. The average annual return is 24 lakhs. Estimate the value at risk at a 95% confidence level for 1 year and over the project's life of 6 years. Okay. तो annual standard deviation है 7,50,000 का, ठीक है। The average annual return is 24 lakhs. Average annual return is 24 lakhs. Okay. Estimate the value at risk at a 95% confidence level. Okay. तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे आपको पता है 1.65 होता है वैल्यू जेड स्कोर का, ठीक है, 1.65। तो आपको ये एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन ये, इससे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इसलिए आपका एनुअल वार आएगा ये मल्टीप्लाइड बाय 750 मल्टीप्लाइड बाय 1.65, ये आ गया एनुअल वार 12,37,500, ठीक है। तो 1 ईयर का वार निकालना है एंड 6 ईयर्स का वार निकालना है। तो 6 ईयर्स का कैसे हो जाएगा, तो एनुअल वार हो गया, इसके बाद 6 ईयर्स वॉर, सिक्स ईयर्स वॉर कैसे निकालेंगे, इक्वल टू ये है एनुअल वॉर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6, यह आ गया एनुअल वॉर। इससे भी मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, तो नियरेस्ट 2 डिजिट्स कर देता हूँ, तो 30,31,875, ठीक है, ये आ गया 6 डेज वॉर, 6 ईयर्स वॉर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्रेडर हैज एन एलोकेशन इक्वल टू 8% ऑफ द फर्म्स कैपिटल। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो क्वेश्चन 12, अ ट्रेडर हैज एन एलोकेशन इक्वल टू 8% ऑफ द फर्म्स कैपिटल, फर्म की कैपिटल का 8% एलोकेशन है, ठीक है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस टेबल में मैं नहीं बिठा सकता। क्वेश्चन 12, ठीक है। तो एलोकेशन है 8% का ऑफ द फर्म्स, 8% का एलोकेशन है ऑफ द फर्म्स कैपिटल। द रिटर्न्स ऑफ द यूनिट हैव अ बीटा ऑफ 0.9, 0.9 का बीटा है इसका, यूनिट का, यूनिट बीटा, एंड ये है एलोकेशन, मतलब कैपिटल में 8% हिस्सा यूनिट इस पर्टिकुलर यूनिट का है। मान लो 2 यूनिट है, यूनिट ए यूनिट बी, ठीक है, एंड यूनिट ए यूनिट बी मिला के उससे कहते हैं फर्म, एंड हमें चाहिए यूनिट ए का वैल्यू, ठीक है। यूनिट ए का एलोकेशन है 8%, मतलब 8 पूरे कैपिटल में 8% यूनिट ए का कंट्रीब्यूशन है, बाकी कंट्रीब्यूशन है यूनिट बी का, ठीक है। यूनिट का बीटा है, यूनिट ए का बीटा है 0.9। द फर्म्स डेली वार इज 120 मिलियन, डेली वार फर्म का डेली वार है 120 मिलियन। व्हाट शुड बी द वार एलोकेटेड टू ट्रेडर्स यूनिट, तो ट्रेडर की यूनिट को का वार कितना होगा, ठीक है, कितना होगा। तो बड़ा सिंपल है कि जितना वार फर्म का है उसका 8% उसका हिस्सा है, तो 8% उसमें दे दो और एंड मल्टीप्लाई कर दो उसके बीटा से, ये 8.64 हो गया। क्योंकि देखो 120 जितना भी कैपिटल था उसका 8% लोकेशन था
जो उस पर्टिकुलर यूनिट का। तो जितना कैपिटल का एलोकेशन है उतना ही मान लेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का एलोकेशन है। तो 120 का 8% इसका एलोकेशन होना चाहिए, बट इसका बीटा क्योंकि 0.9 था तो रिस्क कम है, तो इसलिए कम लॉस होगा, ठीक है ना, इसलिए इंटू 0.9। तो ये देखो, वार ऑफ ट्रेडर इक्वल टू वार ऑफ फर्म इंटू शेयर allotted इंटू बीटा, डेट इज 120 इंटू 8% इंटू 0.9, ठीक है। तो इसे यहाँ से आंसर नहीं है, आंसर दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आंसर। आंसर यहाँ से शुरू है, यहाँ से आंसर शुरू है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अबाउट मिस्टर जेस पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड 200 लाख, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड 200 लाख, डेली स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बोथ शेयर्स 1%, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन बोथ द शेयर्स 0.3, determine the 10 days VAR 99% VAR for Mr. J's portfolio given the Z score from the normal table at a 99% confidence level is 2.33, show your calculations up to 4 decimal points। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा ही है, XYZ का 200, ABC का 200, ठीक है, एंड डेली को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ शेयर्स 1% ये है, एंड 0.3 डिटरमिन द 10 days 99% वार। तो ये सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो मैं ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये हो गया। क्वेश्चन 13, इसके बाद आता है क्वेश्चन 14। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कह रहा है, कंसिडर अ पोजीशन कंसिस्टिंग ऑफ 1 lakh इन्वेस्टमेंट इन एसेट ए एंड 1 lakh इन्वेस्टमेंट इन एसेट बी। Assume that the daily volatilities of both assets are 1% and that the coefficient of correlation between their returns is 0.3. What is the 5-day 99% VAR for the portfolio? तो एसेट ए का देखो, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14, दो एसेट है, एसेट ए एंड एसेट बी, ठीक है, दोनों का इन्वेस्टमेंट है 1 लाख ईच, स्टैंडर्ड डिविएशन है 1%, कॉन्फिडेंस लेवल है 99%, ठीक है। तो पोर्टफोलियो, पहले तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो निकालना होगा, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इन अमाउंट आ गया 1000। तो पहले तो पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा। तो पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन सेम ऐसे निकाल देंगे कि 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर डेट इज 1 प्लस अगेंस्ट 1 का स्क्वायर डेट इज 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी इंटू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डेट इज 0.3। ये आ गया 1.61245155, ठीक है, ये आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन पोर्टफोलियो का। अब जब 1 डे वार निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन मल्टीप्लाइड बाय 2.33, ये आ गया 1 डे वार। ये आ गया 1 डे वार
एंड 10 डेज वार क्या हो जाएगा, सॉरी 5 डे निकालना था ना इसमें, 5 डे वार, तो 5 डे वार निकालना है, 5 डे वार, 5 डे वार, ये मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, तो 8.40 आ रहा है, 8,400 रुपये, 8.40,000 डेट इज 8,400 रुपये, तो 8,415.70 मतलब वही हो गया 8,400, राउंडिंग ऑफ की वजह से 8,415 आ रहा है, क्योंकि इसने 2 डेट्स में राउंड ऑफ कर लिया √5 को, इस वजह से, ठीक है। 8.40,000 ये हो जाएगा क्वेश्चन 14 खत्म। क्वेश्चन 15 एंड क्वेश्चन 16 दो क्वेश्चन बच गए हैं अभी, ये दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, मार्क देम एज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द वेस्ट ओवर फंड इज अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 42% फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स एंड 58% इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। 42% फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स है, 58% इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है। द मैनेजर ऑफ द वेस्ट ओवर फंड रिसेंटली एस्टिमेटेड एट द एनुअल वार assuming 250-day year for the entire portfolio was $13,67,000। तो 42% डेट है, मतलब डेट मतलब फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स है, डेट इन्वेस्टमेंट्स, एंड 58% इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इसके बाद वार गिवन है 13,67,000 का, एनुअल वार, ठीक है। पोर्टफोलियो वैल्यू गिवन है 12,428,000 का, मतलब 1,24,28,000 का, ठीक है। ये है पोर्टफोलियो वैल्यू। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0, आर इज 0। इसके बाद इक्विटी एनुअल लॉस इन द इक्विटी पोजीशन, इक्विटी का वार गिवन है 11,53,000। कॉन्फिडेंस लेवल है 95% बिकॉज 5% लॉस होने के चांसेस हैं, तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल है। जेड स्कोर है 1.65 95% पे, ठीक है। तो बॉन्ड का वार कैसे निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल है, देखो, तो वॉर ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इक्वल टू वॉर ऑफ इक्विटी का स्क्वायर प्लस वॉर ऑफ बॉन्ड का स्क्वायर प्लस 2 वॉर ऑफ इक्विटी वॉर ऑफ बॉन्ड इनटू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन इक्विटी एंड बॉन्ड, तो 1.367 स्क्वायर। वॉर ऑफ पोर्टफोलियो गिवन है 1.367 मिलियन, ठीक है। 1.367 का स्क्वायर इक्वल टू 1.153 का स्क्वायर प्लस वॉर ऑफ बॉन्ड का स्क्वायर प्लस, क्योंकि आर इज 0 इसलिए ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0। तो इसे अगर राइट साइड, इसे अगर लेफ्ट साइड अगर शिफ्ट कर दें तो ये माइनस हो जाएगा ये वाला वैल्यू, एंड फिर वॉर को बॉन्ड निकालने के लिए रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा वॉर ऑफ बॉन्ड, तो ये आ जाएगा वॉर ऑफ बॉन्ड। इसमें निकाला भी है कि 0.73437, ठीक है, इतना मिलियन हो गया, 0.73437 मिलियंस। इसके बाद वॉर ऑफ 250 डेज का वॉर कैसे निकालेंगे, वॉर 1 डे का, ये है क्या 1 डे का वॉर, सॉरी ये तो एनुअल वॉर है ना, एनुअल वॉर हमें चाहिए 1 डे वॉर, ये एनुअल है, तो वॉर ऑफ बॉन्ड 1 डे का कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इतना मिलियन गिवन है, इसका मतलब 7,34,370 लैक्स ये अमाउंट है, ये एनुअल वॉर है, ठीक है। तो इससे अगर मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी इसे डिवाइड कर दें 250 के रूट से, स्क्वायर रूट ऑफ 250 से, तो ये आ जाएगा 1 डे का वॉर, ठीक है। 46,445 ऐसे 450 भी कर सकते हैं, राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा वैसा, ठीक है। तो 46,445 हो गया वन डे का वॉर, ओके। तो ऐसा क्यों किया मैंने, रूट क्यों किया, क्योंकि देखो जब एनुअल वॉर निकालते हैं तो 1 डे का वार मल्टीप्लाई करते हैं √n के साथ, तो जब एनुअल वॉर गिवन है तो
तो 1 डे का वॉर कैसे निकालेंगे? एनुअल वॉर डिवाइडेड बाय रूट एन, तो डिवाइडेड बाय रूट एन मतलब डिवाइडेड बाय रूट 250, तो 46,445। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कंसिडर अ पोर्टफोलियो विथ टू फॉरेन करेंसीज, कैनेडियन डॉलर एंड यूरो। दो करेंसी है, कैनेडियन डॉलर एंड यूरो। दीज टू करेंसीज आर अनकोरिलेटेड, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 है, एंड हैव वोलेटिलिटी अगेंस्ट द डॉलर ऑफ 5% एंड 12% रिस्पेक्टिवली। वोलेटिलिटी, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कैनेडियन डॉलर है एंड क्या है, एंड यूरो है। ओके, अनकोरिलेटेड है मतलब आर इज 0, R is 0 between them, ठीक है। इसके बाद वोलेटिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है इनका 5% एंड 12% रिस्पेक्टिवली, 5% एंड 12%, ठीक है। इसके बाद द पोर्टफोलियो हैज़ $2 million इन्वेस्टेड इन CAD, तो 2 million इन्वेस्टेड है कैनेडियन डॉलर्स में, $2 million मतलब 20 लाख रुपीज़। अभी मैं 2 million ही लिख रहा हूँ, ये 2 ही लिख दे रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट इन CAD and $1 million in euro, okay. What is the portfolio war at 95% confidence level, 95% confidence level, okay. तो confidence level है 95%, ठीक है। तो इसका मतलब Z स्कोर हो जाएगा 1.65, Z स्कोर विल बी 1.65, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का इम्पैक्ट पूछ रहा है। सपोज वी इंक्रीज द कैनेडियन डॉलर पोजीशन बाय $10,000, व्हाट इज द मार्जिनल वार, अच्छा, एंड मार्जिनल वार पूछ रहा है, एंड व्हाट इज द पोर्टफोलियो वार एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल। तो 3 चीज़ें पूछ रहे हैं, एक तो पोर्टफोलियो वार, दूसरा इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्जिनल वार, ठीक है। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो वार निकालेंगे। कैसे निकालेंगे पोर्टफोलियो वार? इंडिविजुअल वार निकाल दो, सबसे पहले इंडिविजुअल वार निकाल दो, एंड इस इक्वेशन में जो भी हमने यूज़ किया था फॉर्मूला सेम यूज़ कर दो, ठीक है। तो पहले इंडिविजुअल वार निकालो। इंडिविजुअल वार कैसे होगा? तो इंडिविजुअल वार, एक मिनट, ये एस डी इन परसेंटेज है, एस डी इन परसेंटेज है, तो एस डी इन अमाउंट कर देते हैं, एस डी इन अमाउंट, ये मल्टीप्लाइड बाय ये, ठीक है। ये आ गया एस डी इन अमाउंट, इतना $1 million है, तो ये मल्टीप्लाइड बाय एस डी इन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय जेड स्कोर, दिस इज 1 डे वॉर, एंड ये हो गया 1 डे का वॉर 0.20, ठीक है। कैसे निकला? ऐसे करके जेड स्कोर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इन अमाउंट, ठीक है। ये आ गया 1 डे का वॉर। पोर्टफोलियो वॉर चाहिए कितने दिनों का? तो 1 डे का ही चाहिए, तो पोर्टफोलियो वॉर चाहिए, तो ये सेम फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला? वही वॉर ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इक्वल टू वॉर ऑफ इक्विटी का स्क्वायर प्लस वॉर ऑफ बॉन्ड का स्क्वायर प्लस 2 वॉर इक्विटी वॉर ऑफ बॉन्ड। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। ये देखते हैं, ये देखो, वॉर ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इक्वल टू वॉर ऑफ कैड का स्क्वायर प्लस वॉर ऑफ इक्विटी का स्क्वायर प्लस 2 वॉर ऑफ कैड वॉर ऑफ यूरो इनटू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0, ठीक है। तो उसको ऐसे करके कर दो तो वॉर ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा। फाइव एंड 0.5
198, ठीक है। तो 0.165 इंटू 0.165 प्लस 0.198 इंटू 0.198, ये आ गया वाला पोर्टफोलियो 0.066429, ठीक है, पोर्टफोलियो वार। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कि डाइवर्सिफिकेशन से क्या फ़ायदा हुआ। इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, सपोज वी इंक्रीज द कैनेडियन डॉलर पोजीशन बाय $10,000। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, अच्छा डाइवर्सिफिकेशन अगर नहीं होता तो क्या होता, तो दोनों ही पोर्टफोलियो को ऐड कर देते हैं। अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता तो वैल्यू इतना होना चाहिए 0.165 प्लस 0.198, 0.363 का मैक्सिमम लॉस होता। बट डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है, 2,57,000 का। एक मिनट, ये पोर्टफोलियो वर्क अभी स्क्वायर रूट भी तो करना था इसको, SQRT, ठीक है। ये हो गया था पोर्टफोलियो वर्क। अब ये हो गया पोर्टफोलियो वर्क, तो इतना होना चाहिए था वैल्यू। मतलब अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता तो वैल्यू वुड हैव बीन इतना 3,63,000 का लॉस होता। बट अगर मतलब मैक्सिमम लॉस होता है 3,63,000 का, बट डाइवर्सिफिकेशन की वजह से मैक्सिमम लॉस हो रहा है 2,57,730 का ही। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये है बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कि इतना लॉस, मैक्सिमम लॉस इतना कम हो रहा है, ठीक है। एंड थर्ड, मार्जिनल वार कितने, तो मार्जिनल वार भी वैसे ही निकालेंगे कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 10,000 कैनेडियन डॉलर में इंक्रीज कर देते हैं $10,000 तो मार्जिनल वॉर कितना हो जाएगा। तो मार्जिनल वॉर हो जाएगा, वॉर ऑफ पोर्टफोलियो निकाल दो, एक मिनट, $2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट था कैनेडियन डॉलर्स में, ठीक है। $2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट था। अभी मान लो कि इन्वेस्टमेंट अगर हो जाता है $2.01 मिलियन का, 2.01 मतलब 10,000 इंक्रीज हो गया, तो स्टैंडर्ड तो वार कितना हो जाएगा, ठीक है। तो वार ये हो जाएगा 5% इंटू 2.01 इंटू 1.65, मतलब कि इन्वेस्टमेंट अगर हो जाए इतना प्लस 0.101, ठीक है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाए 2.01, तो उस केस में क्या होगा, तो 2.01 मल्टीप्लाइड बाय, ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इन परसेंटेज, तो ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा इन अमाउंट, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, 2.01 अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है, उसको अगर मैं 5% से मल्टीप्लाई कर दूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन इन अमाउंट आ गया। अब मैं अगर से मल्टीप्लाई करता हूँ जेड स्कोर के साथ में, तो ये मेरा आ गया, ये जो वैल्यू है ये आ गया वार, मतलब हाँ वार ऑफ कैनेडियन डॉलर, न्यू वार, ओल्ड वार था 0.165, ठीक है, और इसका तो सेम ही रहेगा 0.198, तो वार ऑफ पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। इसे मैं वैसे कर देता हूँ कि मल्टीप्लाइड बाय, इसको कर देता हूँ, इसका स्क्वायर प्लस
इसका स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों का सम एंड इसका रूट, ये वैल्यू, वैसे ये वैल्यू आ रहा है, तो दिस इज न्यू वैल्यू माइनस दिस वॉज द ओल्ड वैल्यू, तो ये जो डिफरेंस है 529 रुपये का, दिस इज मार्जिनल वार, ठीक है, तो वही निकालना है मार्जिनल वार कितना है, तो 529 रुपये का। इसमें डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ, ठीक है, मेरा आ रहा है 529, इसका आ रहा है 893 बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ, क्योंकि मैंने राउंड ऑफ बिल्कुल भी नहीं किया है इस वजह से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार और ओवरव्यू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा था, हमारे दो करेंसीज थे, कैनेडियन डॉलर एंड यूरो, दीज टू करेंसीज वर अनकोरिलेटेड, मतलब जीरो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, आर जीरो है, वोलेटिलिटी 5% एंड 12% है, पोर्टफोलियो वार चाहिए हमें निकालना है, $1 मिलियन इन्वेस्टेड है कैनेडियन डॉलर में, $2 मिलियन इन्वेस्टेड है, सॉरी $2 मिलियन इन्वेस्टेड है कैनेडियन डॉलर में, $1 मिलियन इन्वेस्टेड है यूरो में, तो पोर्टफोलियो वार कितना होगा एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, सपोज वी इंक्रीज द कैनेडियन डॉलर पोजीशन बाय $10,000, व्हाट इज द मार्जिनल वार, तो वॉर ऑफ कैनेडियन डॉलर इक्वल टू HD ऑफ कैनेडियन डॉलर मल्टीप्लाइड बाय Z स्कोर, ठीक है, 5% इंटू 2 इंटू 1.65। पहले हमने क्या किया, देखो इसमें क्या करना था, तीन चीज़ें निकालनी थी, पोर्टफोलियो वार, इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्जिनल वार। तो कैनेडियन डॉलर का पहले वार निकाल लो, ठीक है, एंड फिर वार निकाल लो यूरो का। अब उसके बाद इस इक्वेशन के थ्रू वार ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इक्वल टू वार ऑफ कैनेडियन डॉलर का स्क्वायर प्लस वार ऑफ इक्विटी का स्क्वायर, यूरो का स्क्वायर प्लस वार ऑफ कैनेडियन डॉलर वार ऑफ यूरो मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन देम। तो इस मेथड से वार ऑफ पोर्टफोलियो निकल जाएगा। इसके बाद क्या डाइवर्सिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ, तो इसको चेक करने के लिए क्या करो कि दोनों ही वार को ऐड कर दो, जो भी वैल्यू आ रहा है क्या एक्चुअल वार उससे कम है, हाँ कम है, तो इसका मतलब डाइवर्सिफिकेशन हुआ। इसके बाद मार्जिनल वार निकालना है। मार्जिनल वार कैसे निकलेगा, पहले न्यू वार निकालो। न्यू वार कैसे निकलेगा, उसी इक्वेशन के थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू वार ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इक्वल टू वार ऑफ कैनेडियन डॉलर का स्क्वायर प्लस वार ऑफ इक्विटी यूरो का स्क्वायर प्लस वो 2 वार ऑफ कैनेडियन डॉलर प्लस वार ऑफ यूरो प्लस मल्टीप्लाइड बाय आर, एंड आर जीरो है तो इसलिए ये पूरा टर्म जीरो हो गया। एंड इस पहले 1 ये तो सेम रह गया 0.198, यहाँ पे $2 मिलियन से इन्वेस्टमेंट बढ़ गया 2.01 हो गया, ठीक है, ये चेंज हुआ बस। तो वार ऑफ पोर्टफोलियो चेंज हो गया, 2,58,263 आ गया, पहले वार ऑफ पोर्टफोलियो था 2,57,730। तो ये जो डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड मार्जिनल वॉर, ठीक है। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट, एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन के साथ खत्म होता है। अब एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।